हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, यह है कथा कस्तूरी और कथा कस्तूरी में मैं मौसमी चंद्रा लेकर आई हूँ एमटी वासुदेवन नायर जी की कहानी, जिसका शीर्षक है दीदी। दीदी रो रही थी। दीदी को रोते देखना अप्पू को अच्छा नहीं लगता। पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की की चौखट पर माथा टेके दीदी रो रही थी। वह तो हमेशा रोती ही रहती है। शायद नानी ने उसे गाली दी हो। वैसे नानी अप्पू को भी डांटती रहती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता, गुस्सा आता है। अगर वह भी दीदी जैसा बड़ा होता तो दिखा देता। इतनी बड़ी होने पर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है? उसका चेहरा उतर जाता है, आंखें भर आती है। यह देखकर अक्सर अप्पू वहां से बाहर निकल जाता। दीदी को रोते देखकर अप्पू से उसके पास रहा नहीं जाता। कभी रोते रोते दीदी उसे गले लगा लेती। दीदी से प्यार से लिपटना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटा कहते हुए सिर और माथे पर बार बार चुम्बन लेती तो गरम गरम आंसू अप्पू के बदन पर टपक पड़ते। तब वह भी रुआंसा हो जाता। नानी की फटकार को वह अक्सर अनसुनी कर देता। बहुत गालियां सुन चुका। सुबह उठते ही गालियों की बौछार हो जाती। दोपहरिया होने पर ही छोकरा उठता है, देखो न रे, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बरामदे के कोने में सिल के पास बैठे दातुन करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी गिर जाए तो बस काफ़ी है, नानी शुरू कर देती। बदतमीज, अपनी हड्डी पसली तोड़कर फर्श की लिपापोती की है मैंने। आंगन में कोई कूड़ा डाल दे, कुएं में कोई ककड़ी फेंक दे या तांबे के घड़े पर ताल बजाए तो नानी गालियां देने लगती। अभी स्कूल जाने लगा है तो उसे थोड़ी राहत मिली है। कम से कम दिन में तो छुटकारा मिल जाता है। क्यों नहीं दीदी नानी को फटकार देती है, लेकिन अप्पू से ज़्यादा दीदी ही नानी से डरती है। अप्पू को गालियां देने पर कभी कभी दीदी कहती, उसे कोस कोस कर मार डालेगी माँ। थू, उसके जवाब में एक डांट पिलाती। उससे भी बस नहीं करती। ऐसे ही शक्कर समझकर क्यों नहीं चाट लेती? जब अपना ही खून हो तो तब अपने बछड़े को कोई छूने जाए तो जैसे कजरी गाय सींग तान कर आगे बढ़ती है, उसी तरह नानी उछलते हुए आती। अड़ी किसी ऐरे गहरे से हाय राम, मुझसे ज्यादा कहलवाना नहीं रही। बातें जब यहाँ तक पहुंच जाती तो अप्पू चुपचाप आंगन की तरफ निकल जाता। वह अहाते में चक्कन को साथ लेकर घूमता रहता। कभी कभी कद्दू की बेल के बीच लुका छिपी करती लाल पूंछ वाले पतंगे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी उसके हाथ न लगता। बाहर काफी देर बिताकर अप्पू घर लौटता। इसी बीच उसे ख्याल आता, दीदी पिछवाड़े के कमरे की खिड़की पर माथा टेके खिसक रही होगी। संध्या समय नाम जपने का काम अप्पू को तकलीफदेह लगता था। गलियारे में बैठकर ही यह काम करता। कई बार नमः शिवाय रटना पड़ता, फिर नक्षत्रों की नामावली रटनी पड़ती। इन सब में उससे कोई गलती नहीं होती थी। देशी महीनों के नाम भी उसे गिनना आता था, लेकिन इसके बाद उसे अंग्रेजी के महीने और 1, 2, 3 गिनने के काम में दीदी की मदद की ज़रूरत होती थी। दीदी को अंग्रेजी आती थी। पौर की दीवार पर टंगी कान्हे की तस्वीर वाले कैलेंडर में छपी अंग्रेजी दीदी पढ़ लेती थी। आखिर दीदी की पढ़ाई 8वीं तक तो हुई थी ना। सब कुछ रटने के बाद वह दीदी के पास चुपचाप जा बैठता। दीदी उसके बालों पर उंगलियां फेरने लगती। तभी पड़ोस के बड़े घर से गाने की आवाज़ आती। वह कभी उधर नहीं गया। बाड़े के इस तरफ से देखा भर है, वहाँ काफ़ी लोग रहते थे। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने वाली और बातें करने वाली एक पेटी वहाँ आई थी।
यह बेटी गाती और बोलती कैसे है? चक्कन कहता है कि उसके अंदर कोई बैठा होगा। चक्कन को कुछ भी नहीं आता, वह तो स्कूल भी नहीं जाता। कजरी गाय सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती, यह तो उसके बड़प्पन से ही नहीं, उसके हाथ की लकुटी देखने से है। ये सारे गीत शायद सिनेमा के थे। अप्पू ने अभी तक कोई सिनेमा नहीं देखा। स्कूल के उसके साथी यशोदा और मणि ने सिनेमा देखा है। सिनेमा की तस्वीरों से बनी एक थैली उसने ज़रूर देखी थी। गाना सुनकर दीदी पर अक्सर एक पागलपन सवार होता। फिर कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती। पता नहीं वह क्यों इस तरह नाराज़ रहती थी। कभी कभी दीदी इस तरह चुप्पी साधे बैठ जाती थी। यह दीदी भी कितनी अजीब है। फिर भी उसे दीदी पसंद थी। सवेरे स्कूल जाने के पहले दीदी ही उसे नहलाती। सूखी तुरई के रेशे से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना उसे पसंद नहीं। अंगोछे की नोक से कान के अंदर साफ करते वक्त उसे गुदगुदी होती। दीदी ही कंजी परोस देती। कंजी पी लेने के बाद गीले अंगोछे से छाती से पानी पोंछ देती और पिछले दिन धोकर रखी कमीज और धारीदार जांघिया पहनाती। बालों पर कंघी करके चेहरे से तेल की चिकनी परत एक बार और पोंछ देती। इसके बाद वह स्कूल रवाना हो जाता। रात को वह खाने बैठता तो दीदी भी उसके पास बैठ जाती। दीदी का कौर बनाकर खिलाना उसे पसंद था, लेकिन नानी के सामने दीदी उसे कौर बनाकर नहीं खिलाती थी, क्योंकि एक बार नानी ने डांटा था, या क्या दूधमुहा बच्चा है जो तू कौर बनाकर खिलाती है। दीदी कभी कभार ही नानी को जवाब देती। दीदी की बातें सुनने पर नानी पर भूत सवार हो जाता, फिर कोहराम मच जाता। नानी की जली कटी बातें सुनने के बाद दीदी रोने लगती। कभी कभी नानी भी रो उठती। नानी के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ एक बार नानी को रोते देखकर उसे भी रोना आया था। वह घटना अप्पू भूला नहीं था। नानी को रुलाने वाले उस आदमी को भी वह नहीं भूल पाया। चक्कन के बनाए नारियल के पत्ते की गेंद से वह आंगन में खेल रहा था। तब भी फाटक से किसी ने उसे बुलाया। माँ देखो तो। देखा तो एक आदमी बाड़े के पास खड़ा था। लंबी आस्तीन वाली कमीज और बगल में एक थैली। नानी आंगन से होकर बाड़े की तरफ गई। पता नहीं नानी क्या बड़बड़ा रही थी। तेरी माँ ही तो कह रही है, तुम यहाँ तक आ गए हो तो घर के अंदर क्यों नहीं आते कुमारन। अप्पू को भी लगा कि नानी ने ठीक ही कहा था। यह कौन है इतना गरूर वाला? अगर उसे नानी से बातें करनी हो तो उसे उधर बुलाने की क्या ज़रूरत है? वह क्या इधर नहीं आ सकता? वह आदमी बोला, मुझे यह कहकर निकले 5 साल हो गए कि अब इस घर में पैर न रखूँगा। वह तो कभी नहीं होगा माँ। नानी उसे डांट क्यों नहीं रही? हमेशा गरजने वाली नानी उस गरूर वाले के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पेट की जन्मी है, मैं उसे कैसे मार डालूँ? उसका जवाब अप्पू की समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, और जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम तब तक। उसके बाद इतना भी नहीं होगा। उसका चिल्लाना जारी रहा। ये सब सीख तुम्हें बेटी को पहले से देनी चाहिए थी। इसी बीच उसने अप्पू की तरफ देखा। अप्पू को उसकी नज़र जरा गड़बड़ सी लगी। मौका पाकर बच्चों का गला घोंटकर थैली में बांधकर ले जाने वाले उस साधु की नज़र से भी वह इतना नहीं डरा था। वह भी गला घोंटने वाला है क्या? वह चुपके से बरामदे की ओर बढ़ा। दीदी अंदर चली गई थी। रसोई के पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ी दीदी केले के बाग की ओर देख रही थी। आंचल थाम कर अप्पू ने पूछा, दीदी फाटक पर खड़ा आदमी कौन है? शायद दीदी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाटक पर कौन खड़ा है दीदी? दीदी कुछ कहने जा रही थी लेकिन बोली नहीं। बोलो कौन है दीदी? वह गला घोट देगा क्या? कौन? वह आदमी बच्चों का गला घोटने वाला तो नहीं है ना? लगा कि दीदी का दम घुट रहा है। हाँ, वो तो तेरे मामा है रे। यह तो नया तमाशा हुआ। मामा होकर क्या ऐसा ही करना चाहिए था उसे? फाटक पर आकर धीरे से नानी को बुलाना और फिर डराने के लिए अप्पू की ओर घूरना। अजीब मामा है यह। शायद दीदी ने यूं ही कहा। क्या यह सच है दीदी?
हाँ, मामा इधर क्यों नहीं आते? दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मामा नहीं आएंगे क्या? और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि दीदी आंखें पोंछ रही थी। ये दीदी तो पागल है। तब नानी अंदर आई। नानी को देख अप्पू घबरा गया। नानी रो रही थी, साथ साथ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अप्पू को भी गम हुआ, कितनी ही गालियां क्यों न दे, है तो उसकी अपनी नानी। हिम्मत बांधकर वह बाहर निकला और फाटक की ओर नजर दौड़ाई। मामा जा चुके थे। एक मामा का होना अच्छा है, लेकिन इस तरह घूरकर डराना नहीं चाहिए। फाटक तक आकर नानी को भला बुरा कहकर रुलाना नहीं चाहिए। पछाही के घर की जानू के भी एक मामा थे। वे 7 समंदर पार दूर कहीं रहते थे। वहाँ रेशमी कपड़े और खूबसूरत छाते बहुत थे। वे जब आए थे तो जानू को ये दोनों चीज़ें मिली। छाता बहुत अच्छा था और बहुत हल्का भी। अपनी माँ के साथ मंदिर जाते समय वह उसे साथ ले जाती। कमीज बड़ी थी, इसलिए पेटी में ही रखी थी। जानू के जो मामा घर पे पड़े रहते थे, उन्होंने उसे अब तक कुछ नहीं दिया। 7 समंदर पार के मामा ही उसे ज़्यादा पसंद थे। वे शायद अगले साल भी आएंगे। अप्पू को अफसोस हुआ कि उसके मामा ऐसे गड़बड़ निकले। दीदी ने बताया वे इधर नहीं आएंगे, उनके यहाँ भी वैसा ही छाता मिलेगा क्या? मिले तो भी वे नहीं लाएंगे। देखो ना कैसे भूल रहे थे वह। नानी तक को रुला दिया। रूठने से ही घर नहीं आते होंगे, लेकिन वे रूठे किससे थे? अब की बार आने पर उनसे पूछने की ठान ली थी, लेकिन मामा नहीं आए। ये मामा रहते कहाँ हैं? दीदी तो बताती नहीं। जानू भी ऐसे एक आदमी को नहीं जानती। जानू को यकीन ही नहीं होता कि अप्पू के भी एक मामा है। चक्कन थोड़ा बहुत जानता है। नदी किनारे उनकी घर जायदाद है। चक्कन कहता है उसने देखा है। वह जब उधर से होकर गुजर रहा था, उसी समय नए घर पर खपरेल छाया जा रहा था। मामा इधर क्यों नहीं आते रे? वे झगड़ा करके जो गए हैं। चक्कन भी नहीं जानता ये झगड़ा किस बात पे हुआ। सोचने पर उसे कुछ भी नहीं सोचता। उसके मन में कई तरह की शंकाएं जिसे वह सुलझाना चाहता है, मगर पूछे किससे? अक्सर दीदी ही उसकी शंकाएं दूर करती रात को सोने के लिए लेटते वक्त। जब तक वह खाना खाता तब तक दीदी उत्तर वाली कोठरी में बिछौना बिछा देती। बिछौने पे लाल रंग की बड़े बड़े सफ़ेद फूलों की पुरानी साड़ी बिछा देती। उस पर लेटना उसे बहुत पसंद है। वह दीदी की साड़ी है। दीदी की एक और साड़ी है, वह संदूक में करीने से रखी हुई है। उसे पहने दीदी को नहीं देखा। संदूक खोलने पे खुशबू आती है, केतकी की खुशबू। केतकी की खुशबूदार साड़ी दीदी पहने तो खूब मजा आएगा। खाना खाते ही अप्पू लेट जाता, लेकिन जब तक दीदी ना आती वरना सोता। रसोई साफ कर बर्तन मांझ कर ही दीदी जाती थी। दीदी से लिपट कर सोते वक्त अपनी शंकाएं एक एक करके दीदी के सामने रखता। अक्सर वह जानना चाहता है कि जानू ने जो कुछ कहा वह सब झूठ है कि नहीं। कभी वह कितनी झूठ मूठ की बातें बनाती है। कह रही थी उसके घर के दक्षिण के सर्प देवता के झूठ मूठ में एक ऐसा सांप है जो 9 बच्चों को निगल चुका है। वह तो निरा झूठ है ना। एक सांप के पेट में इतने सारे बच्चे कैसे समा जाएंगे बताओ? एक बार जानू ने कहा उसने ईश्वर को देखा है। अप्पू के यकीन नहीं हुआ। अप्पू ने तो ईश्वर को नहीं देखा, हाँ चक्कन ने देखा है और न दीदी ने। जानू जानता है उसने रात को ही ईश्वर को देखा। पूजा के लिए आए पांडे से भी लंबी ईश्वर की दाढ़ी मूंछ है। यह जानने के लिए वह झूठ तो नहीं बोल रही। अप्पू ने पूछा सिर पर क्या था? काहे के सिर पर? ईश्वर के। जानू ने खूब सोच समझ कर उत्तर दिया, बाल। फू फू, अप्पू चिल्लाया। ईश्वर के सिर पर तो मुकुट रहता है। वह तो जानू ने नहीं देखा था। वह झेप गई। झूठ बोलने पर भी जानू उसे अच्छी लगती थी। जब वह आई थी यहाँ तो साथ खेलती थी। अब वह भी चली गई। जानू को उसके पिता ले गए। वह एक जंगली इलाके में गई है। समुंदर पार करना तो नहीं है, समुंदर पार तो उसके मामा रहते हैं। पिता के साथ जाने पर वह रेलगाड़ी में बैठ सकती है। एक भारी पहाड़ का पेट चीरती हुई रेलगाड़ी चलती है। जाने के पिछले दिन जानू अप्पू के यहाँ आई थी, साथ में उसकी माँ भी थी। हम कल रेलगाड़ी से जाएंगे। उसने जब यह कहा तो अप्पू के मन में थोड़ी सी जलन हुई।
वह तो बहुत कुछ देख सकेगी। जहाँ वह जा रही वहाँ शायद रबड़ का गेंद और साइकिल मिलते होंगे। अप्पू भी कहीं जाना चाहता है। वह जाए तो कहाँ जाए, कोई ले चले तभी ना। बड़े टीले पर जहाँ सप्तपर्णी का पेड़ खड़ा है उसके आगे वह कभी नहीं गया। 7 समंदर पार के देश, ऊंची पहाड़ियों की सुरंगों से होकर जाने वाली रेलगाड़ी, सुंदर छाते, रेशमी कपड़ों से भरे उन जगहों के बच्चों को कितना मजा आता होगा। जानू की माँ ने दीदी से विदा ली। वे दोनों साथ साथ पढ़े थी। जानू की माँ के पास कई साड़ियाँ हैं। वे जानू के पिताजी के साथ कई जगहों पर गई। एक और भी मज़ेदार बात है, जानू के पिताजी को उसकी माँ मुन्नी के पिताजी कहते हैं। जब जानू की माँ चली गई तो दीदी की आंखें भर आई थी। शायद दीदी भी पहाड़ी सुरंगों को पार करने वाली रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहती हो। दीदी कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि मंदिर के तालाब पर भी नहीं, घर के कुएं पर ही नहाती है। फाटक वाले भगवती के मंदिर का मेला देखने नानी गई, अप्पू भी गया, फिर भी दीदी नहीं गई। दीदी नहीं चलेगी नानी। तब नानी बौखला उठी। ए छोकरे, चुप चुप रहा। पिछले जेठ के महीने से वह स्कूल जाने लगा था। अब 2 महीने के बाद परीक्षा शुरू होगी। उसमें पास होने पर वह दूसरे दर्जे में बैठेगा। जानू अपने पिताजी के पास पहुंचने के बाद शायद वहीं किसी स्कूल में भर्ती हो जाएगी। वहाँ भी तो स्कूल होंगे, वहाँ हमारे केलू मास्टर जैसे मास्टर लोग भी होंगे क्या? ना होना ही अच्छा, पिटाई से तो बच सकती है। साल में अप्पू का एक दोस्त है, कुट्टी शंकरन। खेत के उस पार उसका घर है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। केलू मास्टर कभी कभी कुट्टी शंकरन को कुट्टी चतान्नम पुकारते थे। यह सुनकर सब हंसते थे। कुट्टी चातन, उसके साथ ही यह नाम ठीक ही लगता था, लेकिन केलू मास्टर की मार बर्दाश्त के बाहर थी। कुट्टी शंकरन ने एक बार उसे एक नींबू दिया। वो अपने घर से लाया था। उसके यहाँ पिछले दिन कुछ नींबू खरीदे गए थे। उसकी मंझली दीदी की शादी थी। शादी में नींबू का क्या काम? बेवकूफ़, तुम यह भी नहीं जानते क्या? वह इस तरह बोल रहा था जैसे उसने बहुत शादियाँ देखी हो। शादी के बारे में कुट्टी शंकरन ने सारा ब्यौरा उसको दिया। बहुत से लोग घर आएंगे, पंडाल में बैठने वाले बारातियों पर गुलाब जल छिटकते हैं। गुलाब जल खूब खुशबूदार होते हैं। बाद में चंदन और नींबू सबको दिया जाता है। अप्पू को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगर साफ कह दे तो यह सब झूठ है। जो शायद वह पूछता, क्या तुमने शादी देखी भी है? तब मानना पड़ता कि नहीं देखी है। कुट्टी शंकरन को तसल्ली देने के लिए अप्पू ने कहा, मेरे यहाँ जब दीदी की शादी होगी तब तुझे भी नींबू दूंगा। मगर कुट्टी शंकरन कह रहा था, तुम्हारी कोई दीदी कहाँ है? यह सुनकर अप्पू को काफ़ी गुस्सा आया। उसे 4 बार कुट्टी चत्तन कहकर कनपट्टी पर तमाचा लगाने का मन हुआ। कुट्टी शंकरन उससे भी मोटा तगड़ा, इसलिए ऐसा नहीं किया उसने। मेरी दीदी फिर कौन है रे? अरे बुद्धू, वह तो तेरी माँ है। तब कुट्टी शंकरन की मूर्खता पर उसे हंसी आई। इस उल्लू को केलू मास्टर ने कुट्टी चातन सही नाम दिया है। जा, तुझको खा खाता है। फिर तू है बड़ा जानने वाला। मेरी माँ कह रही थी। तेरी माँ क्या जाने? फिर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। कुट्टी शंकरन ने नींबू वापस मांगा। नींबू उसके सामने फेंक कर अप्पू ने नाक भौं सिकोड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उसने सोचा, दीदी मेरी माँ कैसे हो सकती है? उसके कोई माँ बाप नहीं है। उसके तो दीदी और नानी है बस। नानी की क्या विसात? छोकरे, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तेरे जन्मते ही। उसे बस दीदी काफ़ी है। फिर उस अच्छी दीदी को माँ कहने वाले कुट्टी चातन को क्या किया जाए? उसे माननी चाहिए। माँ होती है तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, वह सब देखता रहता था। दीदी की माँ है ना नानी, क्या दीदी को वह कभी चैन से बैठने देती है? पिछले 4-5 दिनों से दीदी दिन रात रोती रहती है। नानी अब गाली नहीं देती। दीदी भी कैसी पगली है। दीदी अप्पू से नाराज़ नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं, कहानी सुनना ही अप्पू को पसंद है।
दीदी को कई कहानियाँ आती है। रत्न ढूंढ निकालने वाले राजकुमार की कहानी, उसको सुनने के बाद ही रत्न मिलने पर उसे छिपाने की तरकीब उसे सूझ पड़ी। रत्न को गोबर से ढका जाए तो उसकी चमक बाहर नहीं दिखाई देती। फिर पत्थर बन जाने वाले राजकुमारी की कहानी, जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने की बात सुनकर उसे रोना आया। अब दीदी कहानियाँ नहीं सुनाती, चुपचाप पड़ी रहती। कुछ देर बाद पूछती, सो गया बेटे? नहीं तो बेटा तू खूब पढ़ाई करना। जी, बड़ा होकर दीदी का खूब ख्याल तो करेगा ना कि नहीं? यह कैसी बेतुकी बात है। फिर भी वह हाँ भरता। दीदी का तो एक तू ही है रे। 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती खिलाती, बाल संवारती और यूं ही उसके चेहरे की ओर ताकती रहती, फिर एकदम गुमसुम बनी रहती। यह दीदी पागल जो ठहरी। दोपहर बीच वाले कमरे के फर्श पर नानी और दीदी लेटी तो नानी को कहते हुए सुना, उसकी बात सोचकर तुम्हें मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। दीदी कुछ भी नहीं बोली। जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कहीं पहुंच नहीं पाओगी। अगर यह ठीक हुआ तो बस बेड़ा पार ही समझो। यह सुनकर भी दीदी चुप रही। यह सब शंकरन नायर ठीक कर देगा, वह बड़ा नेक आदमी है। तुम क्या कह रही हो माँ? तुम? नानी कुछ ऊंची आवाज में बोली। यूं ही सब कुछ बर्बाद ना करो। अगर यह भी हाथ से निकल गया तो बस जिंदगी भर पछताओगी तुम। यह धोखाधड़ी है ना? दीदी पूछती है। यह सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। फिर उसका नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा। वह सब शंकरन नायर को मालूम है। माँ अप्पू सिप्पू मालू, तुमसे मैं कह रही हूँ, जब मैं इस वला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तो तू। दीदी चुप बनी रही। फिर नानी ने कहा, शंकरन नायर सब कुछ संभाल लेगा। शंकरन नायर कौन है? इतने बड़े होशियार आदमी को कभी देखना भी चाहिए। इसी बीच एक दिन सुना कि शंकरन नायर घर आने वाला है। देखने में तो शंकरन नायर एक नेक आदमी लगा। वो साड़े पर बैठे जब वह नानी से बातें कर रहा था तो अप्पू उसके पापड़ नुमा सफ़ेद चेहरे को, बालों को देखता रहा। वह आदमी नानी से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन सब बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वयनाड की पहाड़ी में शादी होने वाली है, होने दो। यही ख्याल रखना कि बच्चा होने की भनक तक कान में ना पड़ने पाए, ठीक है? अप्पू बार बार उस पापड़ नुमा बाल को देखने में ही मज़ा ले रहा था। वह सोच रहा था उसके सिर पर एक लंबी चोटी भी होती तो अच्छा लगता। स्कूल के बाग में गमले में रखा घोड़े की पूंछनुमा पौधा जैसा लगेगा। उसने एक बार फिर झांक कर देखा। शंकरन नायर ने आवाज़ और धीमी कर दी। नानी ने मुड़कर देखा तो अप्पू पर नज़र पड़ी। अप्पू, आंगन में जाकर खेलो। वह अंदर चला गया। थू, उसकी पंचायत। वयनाड की शादी से उसका क्या लेना देना? एक नींबू तक नहीं मिलेगा। कोई चाहे शादी कर ले, अप्पू का क्या बिगड़ता है? अंदर के कमरे का चावल का बक्सा उसने खोलकर जोर से बंद किया। उसके अंदर से एक नन्हा सा तिलचट्टा झांक रहा था। खिड़की पर चढ़कर दीवार के कीले पर टंगी टोकरी यूं ही टटोली। उसमें सरसों है। रसोई से पीतल का गिलास गिरने की आवाज़ आई। रसोई में दीदी है। दीदी ने पुकारा, मालू। शायद गिलास गिरने से डांटने के लिए बुलाया। अरे मालू। दीदी बरामदे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पता नहीं अब दीदी को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अप्पू ने डर से कान खड़े किए। माँ ने सब कह दिया है ना? शंकरन नायर पूछ रहा था। बेफिक्र रहो, सब कुछ मैं ठीक कर लूँगा। वह एक नेक आदमी है, इकला। वह यह सब जान नहीं पाएगा। दीदी बोलती रही, बोलती नहीं। शादी वहीं पर होगी। 2-4 मेहमानों को बुलाना है। लोग क्या कहेंगे? नानी को शक था। तुम लोग मेरे सगे संबंधी हो, तुम्हारा और कोई नहीं है। मैं तो 20 बरस से वहीं रहता हूँ। तो बात समझ में आई ना बहन जी? कौन सी बात? हाँ, वही तो मैंने कहा। तब मेरे यहाँ छोटे पैमाने पर शादी की रस्म पूरी की जाए तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है भैया, तुम ही तो मेरा सहारा हो। इसीलिए ही तो मैं उसे पटाकर लाया हूँ। वह लड़की को देखना चाहता है। तब क्या करें? नानी ने धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसाया। उसकी भनक तक कान में पड़ने नहीं दूंगा।
सब कुछ ठीक हो जाने पर गांव के मंदिर में खीर चढ़ाने की मनौती की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिटिया को कोई तकलीफ ना होगी। उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ जमीन जो है, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। तब मोड़ी के नीचे रखे खाली डिब्बे में छिपी सींग वाली कोई चीज दिखाई पड़ी। यह तिलचट्टा नहीं था, यह तो अप्पू के लिए एक नया शिकार मिल गया। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त पर झाड़ भी नहीं दिखती, नारियल के पत्ते की एक मोटी तीली चाहिए। ओसारे में तब भी बातचीत चल रही थी, नानी और शंकरन नायर के बीच। दोनों कानाफूसी कर रहे थे। जो भी हो, झाड़ू कहाँ गई? छिपकर बैठे सींग वाले को एक मार लगानी है। झाड़ू ढूंढते हुए रसोई पहुंचने पर वहां दीदी मिली। अभी अभी तो दीदी शंकरन नायर की पंचायत सुनने गई थी। जब दीदी से पूछा कि झाड़ कहाँ, तो उसने अप्पू को गोद में उठा लिया, फिर सिर पर माथे पर चूमती रही। दीदी के आंसू उसके चेहरे पर और सिर पर टपक पड़े। शंकरन नायर दीदी को कुछ गाली तो नहीं दे रहे थे। नानी भी नाराज नहीं हुई थी, फिर दीदी रो क्यों रही है? यह दीदी भी कैसी पागल है। रात को दीदी ने पूछा, अगर दीदी नहीं हो तो बिटुआ नानी के पास सोएगा ना? मैं तो दीदी के पास ही सोऊंगा। अगर दीदी भी चली जाए तो? दीदी किधर जा रही है? दीदी चुप रही। बार बार पूछने पर जवाब मिला, कहीं भी नहीं। दीदी ने यूं ही कहा था। सच? अप्पू ने तसल्ली की सांस ली। एक दिन वह स्कूल से आया तो उसे मीठा सा पकवान अटा मिला। वह हमेशा नहीं बनता है। ऐसी कोई खास चीज मिलने पर चक्कन के सामने खड़े होकर खाने की जिद अप्पू करता है। उस छोकरे का लालच देखते ही बनता है। दीदी ने कहा है वह बहुत लालची है, इसलिए उसके देखते हुए खाना नहीं चाहिए। लेकिन वह लकुटिया बना सकता है। कजरी सिर्फ उसी पर सींग नहीं मारती, वह चाहे तो कजरी को गले लगा सकता है। आटा छिपाए दीदी के नजर बचाकर वह आंगन की ओर निकला। चक्कन फूस के ढेर से फूस निकाल रहा था। हमेशा की तरह आज उसने एक टुकड़े के लिए विनती नहीं की। अपुन को बड़ी मालकिन ने दिया है। झूठ, मैं ही उनके आने पर चाय की पत्ती और चीनी ले आया। किनके आने पर? मेहमान लोगों के। देखिए छोटे मालिक। चक्कन ने गांठ खोलकर दिखाया। बीड़ी के 3 टुकड़े। जो साहब आए थे उन्होंने पीकर फेंके थे। अगर बीड़ी पीते हैं तो जरूर बड़े आदमी ही होंगे। शंकरन नायर के पापड़ जैसे बाल होने पर भी वह बीड़ी नहीं पी सकता। पिछले हफ्ते जब वह आया तो नानी की तरह पान चबाता रहा। बहुत बुरी बात। मेहमान लोग कहाँ हैं? दीदी से पूछने के लिए अंदर दौड़ा। दीदी अहाते में ही थी। नानी रतालू छील रही थी। नानी, मेहमान कहाँ है? कौन से मेहमान? यहाँ कौन मेहमान आएगा रे? यमराज है क्या? चक्कर ने नाम नहीं बताया था। अगर यमराज ही है तो वह है कहाँ? मैं यही जानना चाहता हूँ। ए छोकरे, बदतमीजी दिखाओगे तो तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे रहने दो, एक मेहमान जो आ गया तो पाँव जमीन पर पड़ते नहीं नानी के। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। रात में कुछ देर सोने के बाद आंखें खुली। बिस्तर पर दीदी नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था। दीदी संदूक खोलकर सामान करीने से रख रही है। केतकी की खुशबू आ रही थी। जब वह सोने लेटा था तब दीदी पास थी, तो फिर उठी क्यों? रात को दिया जलाकर संदूक में धोती और ब्लाउज क्यों ठूस रही है? चुपके से उठकर दीदी के गले से लिपट कर उसे डराना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। आंखें धीरे से मुद गई। राजकुमार ने जिस जंगल से रत्न ढूंढ निकाला था उसकी याद आ रही है। केतकी की हल्की सी खुशबू। उसने फिर आंखें मूंद ली। सुबह अप्पू को दीदी ने जगाया, कुएं पर जाकर नहलाया और फिर कंजी पी लेने के बाद दीदी ने उसे कपड़े पहनाए। बाल संवारते वक्त दीदी ने कहा, बिट्टू स्कूल जाते वक्त संभल के जाना, ढोरों से बचकर निकलना। यह तो दीदी अक्सर कहा करती है। उसने मान लिया। बच्चों से झगड़ा मत करना। नानी जो है तेरा पूरा ख्याल रखेगी। नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। नानी बुरी है, मुझे तो बस दीदी ही चाहिए। बिट्टू, हाफते हुए अप्पू को छाती से लगाकर दीदी ने टूटी सी आवाज में पुकारा, मेरे बच्चे। अप्पू को डर था कहीं दीदी रो ना पड़े। अब की बार दीदी नहीं रोई, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। तब उसे कुछ कहने का मन हुआ। सुनो दीदी। बेटे, मुझे एक दफ़े माँ कहकर पुकार। वह उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों दीदी? क्यों नहीं, यूं ही। दीदी माँ कैसे होगी?
दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। दीदी के हाथ ढीले हो गए। वह मुंह मोड़कर चुप खड़ी रही। कुछ देर बाद कीले पर टंगी थैली अप्पू के हाथ में दी और बोली, बेटा जा। अप्पू तार के पत्ते से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाए आंगन से चल पड़ा। फाटक पार करने पर फिसल कर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। उसारे के दरवाजे के सहारे खड़ी दीदी उसे ही एकटक देख रही थी। ये डराने वाली आंखें दीदी को कैसे मिली? जब उसने मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह सिर अंदर खींच लिया। दीदी भी कैसी पगली है। खेत के उस पार कुट्टी शंकरन जंगली अंडी का पत्ता तोड़कर उसके रस के बुलबुले उड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी थैली में 2 आंवले थे। छोटा आंवला उसने अप्पू को दिया। छोटा होने पर भी आंवला बहुत मीठा था। एक सूखा नाला, पगडंडी और छोटा सा टीला पार करके उसे स्कूल जाना था। टीला पार करते डर लगता था, बहुत सी गायें भी होगी। कोई बात नहीं, कभी पास के बड़े घर का सांड भी वहां होगा। अप्पू ने उसे नहीं देखा, न दिख पड़े। दोपहर को नारायण की पेंसिल उसके हाथ से टूट गई। नारायण रोया। मास्टर जी से शिकायत करने जा रहा था कि कुट्टी शंकरन बीच में पड़ा। केलू मास्टर के पास मामला पहुंचे तो अप्पू को भी मुसीबत होगी। इससे बचने के लिए कल चवन्नी नारायण को देनी होगी। अप्पू को तसल्ली हुई। दीदी से पूछने पर चवन्नी जरूर मिलेगी। शाम को घर पहुंचा। किताबों की थैली बरामदे में फेंक कर उसने दीदी को पुकारा। अप्पू! दीदी ने नहीं, नानी ने आवाज दिया था। नानी रसोई से बाहर आकर पूछने लगी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मन में आया कि पूछूं, क्यों इतना प्यार जता रही हो, लेकिन पूछा नहीं, अगर मार पड़ेगी तो। दीदी कहाँ है? कंजी परोस दी है, कपड़ा बदल के आ जा। उसे कंजी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। कल तक चवन्नी नहीं मिले तो नाक कट जाएगी। दीदी कहाँ है? वह उत्तर वाले कमरे में गया। वहाँ दीदी नहीं थी। केतकी की हल्की सी खुशबू कमरे में टिकी हुई थी। नानी, दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? वह हाँ, एक जगह गई है। किधर? दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। गेंद वेंद वह लाए, ठीक है, फिर भी उसे साथ लिए बिना बोले वह गई क्यों? उसे गुस्सा आया। अजीब दीदी है, दीदी ने ऐसा किया ना। अप्पू बात तक ना करेगा। इस दीदी को क्या करे? दीदी के संदूक में चवन्नी होगी, 1 नहीं 2 चवन्नी लूंगा। उसके लिए डांटने आए तो दिखा दूंगा। लेकिन संदूक कहाँ थी? उसको रोना आया। नानी ने फिर पुकारा, अप्पू खाना नहीं खाएगा? वह आंगन में निकल आया। विल्ब के चबूतरे से एक पत्थर लेकर फेंका, फिर पछाई की ओर चल पड़ा। अप्पू को नानी ने कंजी परोसी है। अप्पू को नानी का प्यार नहीं चाहिए। दीदी को आने दो, रबड़ की गेंद लाकर देगी तो दूर फेंक दूंगा। हाँ, नानी ने फिर पुकारा। अप्पू को कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा हुआ जी भर रोए। दीदी से जो गुस्सा है उसे आंसुओं में उतारकर जोर से रोए। अगर दीदी बढ़िया गेंद और मिठाई लाई तो तब क्या करना चाहिए? तो भी दीदी बिना बताए चली गई ना। अजीब है दीदी, ये दीदी भी कैसी पगली है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से MT वासुदेवन नायर जी की मलयालम कहानी का हिंदी अनुवाद दीदी। ये है कथा कस्तूरी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।